अब हमारी बात ध्यान से सुन अमरेंद्र। बेइज्जती का बदला बेइज्जती होगा। तू अपनी योजना ध्यान में रख। हमने शिकार फांस लिया है। रखते हैं फोन। फोन काट कर किरण देवी झूले पर बैठ गई और उसने आराम से आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान खिलने लगी थी और फिर वो जोर से हंसने लगी। नारायण, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पिल्लों का। अब देखना तमाशा। हमरे से नहीं बच पाएगा, काहे कि अब तक हम हथियार से लड़ रहे थे, अब हम प्यार से लड़ेंगे। तेरी मौत पर रोने वाला कोनू ना ही बचेगा। किरण देवी झूले पर लेट गई और छत को ताकने लगी। उसे अपनी आंखों के सामने अंकुश नजर आने लगा। उसे लगा जैसे अंकुश उसे मदद करने के लिए पुकार रहा हो। किरण देवी जोर से चीखी, हमार अंकुश, हमार कलेजा का टुकड़ा, हाय हाय, मार डाला हूँ राक्षस ने। इधर किरण देवी अपने खानदान की बर्बादी का शोक मना रही थी। उधर कार्तिक पूजा को लेकर गांव में बने एक घर में पहुंचा। जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकती हो, बस किसी को डराना नहीं। तुम डर गए थे ना? कैसे मरद हो, लड़की से डर गए? कार्तिक पूजा के करीब आया और नशीली आवाज में कहने लगा, लड़की से नहीं, खूबसूरत लड़की से डरता हूँ। और तुम? और मैं क्या? और तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इतना सुनते ही पूजा जोर से हंसने लगी। उसने कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक उसे ऐसे हंसता देख झेंप रहा था। पूजा हंसते हुए जोर से इधर उधर हिल रही थी। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा, लेकिन कार्तिक ने उसे संभाल लिया। दोनों जमीन पर एक दूसरे के ऊपर आ गए। कार्तिक तो जैसे पूजा के प्यारे से चेहरे में कहीं डूब ही गया था। तभी पूजा की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। माफ करना, हमसे गलती हो गई, हम हटते हैं। कार्तिक ने कुछ नहीं कहा और अचानक ही अपनी बाहें पूजा के चारों ओर कस दी। पूजा ने कार्तिक की आंखों में देखा और शर्माकर अपनी आंखें बंद कर ली। न छिपाओ खुद को चिलमन में जानम, तेरी नजर में आने को बैठे हैं। देख लो जरा करीब से हमें, तुम पर मर मिट जाने को बैठे हैं। कार्तिक की शायरी सुन पूजा ने अपनी आंखें खोली और कार्तिक की बाहों से निकलकर एक और खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर उलझन थी। ये देख कार्तिक भी खड़ा हो गया। तुम्हें बुरा लगा, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। बाकी हमारा गलत इरादा नहीं था, गलत मत समझना। मैं नारायण ठाकुर का छोटा बेटा हूँ। अचानक पूजा की आंखें भर आईं। उसने कार्तिक की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू देख कार्तिक बेचैन हो गया। ये क्या बात हुई? मैं माफी मांग रहा हूँ ना, फिर क्यों रो रही हो? पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अचानक कार्तिक के गले से लग गई और सुबकने लगी। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आया। वो उलझन में पूजा की पीठ सहलाने लगा। आज तक किसी ने हमारी इतनी परवाह नहीं की जितनी तुमने की। हम जब घर से निकले थे तो सोच लिया था कि आत्महत्या कर लेंगे, पर लगता है भगवान को हम पर तरस आ गए। ए पगली, रोना बंद कर रे। अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। तुम बस चुप हो जाओ। पूजा से मिलकर कार्तिक को पहली ही बार में उससे अपनापन महसूस हुआ था। वो ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। उसने रोती हुई पूजा को बिस्तर पर बिठा दिया और उसका सिर अपने सीने पर रखकर उसके बालों में उंगलियां घुमाने लगा। पूजा ने उसकी गोद में सिर रखकर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। कार्तिक मन ही मन कुछ सोचने लगा। क्यों इससे इतनी हमदर्दी हो रही है, जैसे किसी वक्त पर यति के लिए हुआ करती थी। लेकिन उसने कभी मेरे जज्बातों की कदर नहीं की। लेकिन मैं उसके जैसा कठोर नहीं, जो अपने ही प्यार की जान अपने हाथों से लेने की कोशिश करे। मैं कार्तिक हूं, मुझे प्यार नहीं मिला तो क्या, मैं इसे वो प्यार दूंगा जिसकी इसे जरूरत है। अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। मैं जीते जी इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। सुबह हो चुकी थी और अमरेंद्र पहाड़ियों की ओर बढ़ चला था। वो इस समय पूरी तरह शहरी वेश में था। उसे देख कोई नहीं कह सकता था कि वो गांव से ताल्लुक रखता था। अमरेंद्र ने एक कारिंदे से कहा, हमें अड्डे पर छोड़कर निकल जाओ वापस, और नजर रखना कि हमारे गांव के आसपास नारायण का कोई आदमी नजर ना आए। जो हुक्म मालिक। अमरेंद्र ने अपनी कार छोड़ दी और अपनी मंजिल की ओर निकल गया। अगले दिन अमरेंद्र भैरव के कॉटेज के बाहर खड़ा था, एकदम शरीफ बनकर।
वो आगे बढ़ा और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा यति ने खोला। उसे देखते ही अमरेंद्र के दिल में सरसराहट सी हुई। वो मन ही मन कहने लगा, बिल्कुल मां पर गई है। अमरेंद्र को ख्यालों में देख यति ने पूछा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप कौन हैं अंकल? कैसे पहचानोगी, पहली बार मिल रहे हैं। मैं यहाँ तुम्हारे पड़ोस में ही रहता हूँ बेटा। बहुत दिनों बाद इस कॉटेज में चहल पहल देखी तो देखने चला आया कि हमारे पड़ोस में कौन आ गया है। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है अंकल। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना, मैं अपने पति को बुलाती हूँ। भैरव, भैरव, देखो तो कौन आया है। वहीं भैरव यति की बात सुन चौंक गया। यहाँ कौन आ गया? भैरव तुरंत बाहर आया और सामने एक अजनबी को देख वो चौंक गया। उसके चेहरे के भाव देख यति कहने लगी, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं, मिलने चले आए। भैरव ने अमरेंद्र को गहरी शक भरी नजरों से देखा। उसकी आंखें देख अमरेंद्र घबरा गया। चलता हूँ बेटा, शायद मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था। वो हड़बड़ाकर तुरंत वहां से चला गया। उसके जाने के बाद यति भैरव से कहने लगी, अजीब हो तुम, किसी को ऐसे डराते हैं का? हम यहाँ किसी से दोस्ती करने नहीं आए हैं। बाबा का आदेश है कि अजनबी से दूर रहना। यति कुछ नहीं बोली क्योंकि वो जानती थी कि भैरव उसके लिए फिक्रमंद है और अभी खतरा टला नहीं है। वो भैरव के पास गई और उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, अच्छा नाराज मत होना, देखो हम हनीमून के लिए आए हैं। ये मुंह बनाना छोड़ो और जरा मुस्कुरा के दिखाओ। भैरव ने यति को गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर उसकी ओर झुककर कहने लगा, तुम मुझे बहका रही हो गुड़िया, अब खुद को कैसे काबू में रखूं? तुम मत करो ना काबू, आओ ना मेरे करीब। भैरव ने यति के होठों पर अपने होंठ रख दिए। यति ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भैरव के स्पर्श को महसूस कर मदहोश होने लगी। तभी अचानक भैरव उससे दूर हो गया। नहीं गुड़िया, ये ठीक नहीं। तुम अभी बीमार हो। जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक हमें दूरी रखनी होगी। मैं ठीक हूँ भैरव, खुद को इतना मत तड़पाओ, आओ मेरे करीब आओ। नहीं गुड़िया, जिद मत करो, ये नहीं होना चाहिए। हमें खुद पर काबू रखना होगा। तुम्हारे भले के लिए मुझे अपनी इच्छाओं को मारना होगा। यति बिस्तर से उतरकर भैरव के गले लग गई। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम भैरव? देखो मेरी धड़कन सुनो। भैरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में ले लिया। मैं भी चाहता हूँ कि ये दूरी खत्म हो जाए, लेकिन मजबूर हूँ गुड़िया, बहुत मजबूर। इतना कहकर भैरव बाहर निकल गया। यति गुस्से में जमीन पर ही बैठ गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भैरव उसके साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। इतना तड़पाना अच्छा नहीं है भैरव। कहीं ऐसा ना हो कि ये दूरी इतनी बढ़ जाए कि मेरे करीब आने को भी तरसो तुम। यति अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी दो नकाबपोश अंदर चले आए और यति के सामने खड़े हो गए। यति उन्हें देखते ही चिल्लाई, कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए? आखिर तू हमरे हाथ लग ही गई। चल उठ, तुझे तेरी जगह ले जाएं। यति दोनों बदमाशों का मुकाबला करने लगी, लेकिन ज्यादा देर तक वो उनके सामने टिक ना सकी। वो उनके काबू में आ गई और जोर से चिल्लाने लगी, भैरव बचाओ, कहाँ हो भैरव, बचाओ मुझे। लेकिन भैरव आसपास नहीं था। वो उन दोनों की कैद से छूटने के लिए फड़फड़ाई जा रही थी कि तभी अमरेंद्र वहां आ गया और नकाबपोशों को ललकार कर कहने लगा, औरत के सामने मर्द बन रहे हो? आओ हमसे मुकाबला करो, आओ देखते हैं किस में कितना है दम। नकाबपोश यति को छोड़ अमरेंद्र पर झपटे, लेकिन अमरेंद्र की छड़ी की मार से दोनों वहां से भाग खड़े हुए। अंकल, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरे। आपको कुछ हो जाता तो उनके पास हथियार भी हो सकते थे। अमरेंद्र ने यति के सिर पर हाथ रख दिया और कहने लगा, कुछ हो भी जाता तो कोई गम नहीं होता। एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। अमरेंद्र इतना कहकर तेजी से बाहर निकल गया और यति उसे देखती रह गई। उसके कानों में अमरेंद्र की बात गूंज रही थी, एक बाप अपनी बेटी के लिए इतना तो कर ही सकता है। बाप? मेरा बाप? मेरी माँ का अपराधी? अचानक यति की धड़कनें तेज हो गईं और खुद ब खुद ही उसकी मुट्ठियां भिज गईं। अमरेंद्र के मुंह से बाप शब्द सुनकर यति बुरी तरह से परेशान हो गई थी। वो फौरन अमरेंद्र के पीछे भागी।
कुछ ही दूरी पर उसे वो नजर भी आ गया। रुको, कौन हो तुम? अमरेंद्र ने पलटकर यति को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। ये देख वो मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये लड़की मेरे लिए मुसीबत न बन जाए, मुझे कुछ सोचना होगा। इससे पहले कि यति अमरेंद्र के नजदीक आती, वहां अचानक से भैरव आ गया और यति को घर के बाहर देखकर वो और परेशान हो गया। यहाँ क्या कर रही हो गुड़िया? लेकिन यति की नजर अभी भी अमरेंद्र पर ही थी। वो तेजी से वहां से जाते हुए यति की आंखों से ओझल हो रहा था। इधर यति से कोई जवाब ना मिलने पर भैरव ने दोबारा पूछा, गुड़िया कहाँ खो गई हो? यहाँ क्या कर रही हो, बताओगी? उसकी तेज आवाज से यति का ध्यान टूटा। वो एकदम से सकपका गई, फिर अचानक सोचने लगी। मैं भैरव को अभी कुछ नहीं बता सकती। मैं पहले खुद ही सच की तह तक पहुंचूंगी। अगर ये सच में मेरा बाप है तो इस आदमी से मैं हिसाब लेकर रहूंगी। यही सोचते हुए यति ने भैरव की ओर प्यार से देखा। तुम्हें ही तो ढूंढने निकली थी, बिना बताए कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? अरे गुड़िया, तुम्हारा ही ख्याल था, इसलिए तो गया था। चलो अंदर चलो, कुछ दिखाता हूँ। यति भैरव के साथ अंदर आ गई। भैरव ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और यति के हाथ पर रख दी और कहने लगा, खोल कर देखो गुड़िया, इसमें तुम्हारे लिए कुछ खास है। यति ने जैसे ही डिब्बी खोली, उसकी आंखें चमक उठी। उसमें एक हीरे की अंगूठी थी, जिसे देख यति खुशी से फूली नहीं समाई और भैरव के गले लग गई। कैसा लगा तोहफा? पसंद आया ना? बहुत 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 पसंद आया। ये बहुत सुंदर है भैरव। थोड़ा झिझक रहा था कि पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन फिर किसी की बात याद आ गई कि लड़कियों को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैं ले आया। आओ, इसे पहना दो, मेरे प्यार की निशानी। इसे खुद से कभी दूर नहीं करना। कभी नहीं भैरव, कभी नहीं। अब तो ये मेरी मौत के बाद ही मुझसे अलग होगी। यति ने एक बार फिर भैरव को गले से लगा लिया और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे में खो गए। इधर अमरेंद्र कॉल पर किरण देवी को उनकी योजना की कामयाबी की कहानी सुना रहा था। नाजायज ही सही, यति हमारी औलाद है और औलाद का फर्ज है बाप का कर्ज उतारना। हमारे अपमान का बदला अब यति लेगी। तुम देखो अम्मा, अब क्या करेंगे हम। शाबाश, तुम पर पूरा यकीन है हमें। जाओ और जल्दी खुशखबरी दो, हमरे कलेजे की आग ठंडी हो जाए। आ रहे हैं हम भी वहां, अपनी आंखों से नारायण की तबाही देखने हैं। एक तरफ अमरेंद्र और किरण देवी अपनी चाल चल रहे थे, उधर दूसरी तरफ इस सब से बेखबर बाबा साहेब कार्तिक को लेकर परेशान थे, क्योंकि पूजा की खबर उन तक पहुंच गई थी। समर्थ भी कार्तिक को लेकर परेशान था, लेकिन उसने इस मामले में चुप्पी साधी हुई थी। हमको ये बात समझ नहीं आ रही है समर्थ कि ये लड़की इस गांव में कहां से आ गई। वो कार्तिक दिमाग से इतना चंट नहीं है। हमको लागत है जरूर कुछ झमेला है। बाबा साहेब के शक पर समर्थ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हमें भी ऐसा ही लगा बाबा, लेकिन हमें लगता है कि इस मामले में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वो कहा है कि इस बार हमें कार्तिक का दिमाग कुछ अलग अलग सा लग रहा है और आजकल वो खुश भी दिख रहा है। बाबा साहेब को समर्थ की बातों का मतलब साफ समझ आ रहा था। कार्तिक जवान खून था, इसीलिए वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करके मामला और खराब नहीं कर सकते थे। ठीक है समर्थ, तुम ही देखो अभी कार्तिक का क्या करना है। ई बैल बुद्धि ने तो हमारी नाक में दम कर दिया है। काहे से भैरव और बहुरिया भी यहाँ नहीं है, हमें उनकी चिंता भी लगी है। लागत है हम बुढ़ापे से नहीं बल्कि चिंता से परलोक सिधार जाएंगे। ऐसा काहे बोल रहे हैं बाबा? आप 100 साल जिए, हमें आपकी जरूरत है। बाबा साहेब ने थके हुए चेहरे के साथ मुस्कुराकर समर्थ को देखा और फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे। भैरव को गए अब लगभग 1 महीना हो गया था। नारायण महल की मरम्मत भी पूरी हो गई थी। अब बस इंतजार था घर की बहुरिया के वापस आने का, ताकि गृह प्रवेश की रस्म पूरी की जा सके। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। उस रात यति तेज बुखार में तड़प रही थी और भैरव दवा लेने पहाड़ी से लगे शहर की ओर गया था। तभी मौका देखकर एक बार फिर अमरेंद्र यति के पास आ गया। बिस्तर पर बुखार और ठंड से जूझ रही यति उसे देख कांपने लगी। अमरेंद्र आहिस्ता से उसके करीब बढ़ा और अपनेपन से भरे लहजे में उससे कहने लगा,
मैं जानता हूँ बिटिया, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन ये सच है कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका तो दो। बाप के नाम पर धब्बा हो तुम। एक औरत के साथ बलात्कार कर उसकी कोख में अपना पाप डाल देने से कोई पाप नहीं बन जाता। तुम मेरे बाप नहीं हो। मेरा बाप वो है जिसने मेरी माँ की इज्जत बचाई। यही तो दुख है, तुम झूठ के जाल में ऐसे फंसी हो कि सच ही नहीं देख पा रही हो। क्यों नहीं देख पाई कि नंदिनी की बर्बादी का कारण मैं नहीं, नारायण है, लेकिन वो तुम्हारी नजर में देवता और हम शैतान बने हैं। बकवास बंद करो, इससे पहले कि भैरव आ जाए। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मौत भैरव के हाथों हो, क्योंकि तुम्हें मौत तो मैं ही दूंगी। नहीं बिटिया, आज तुम्हें सच सुनना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। कैसा सच? किस सच की बात कर रहे हो? वही सच जो तुम्हें बताया नहीं गया। जो कहानी तुम्हें सुनाई गई, उस कहानी में मुझे ऐसा किरदार दे दिया जो मैं हूं ही नहीं। तुम मेरा खून हो, नंदिनी और मेरे प्यार की निशानी, जिसे उस नारायण ने मुझसे छीन लिया। झूठ झूठ झूठ! तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मेरी माँ का अपहरण किया, उसकी इज्जत लूटी। तुमने ही मेरी माँ को मारा था। बस करो, बस करो, ये तोहमत मुझ पर मत लगाओ। नंदिनी और मेरे प्यार को गाली मत दो। देखना चाहती हो ना कि नंदिनी के साथ मेरा रिश्ता जायज था या नाजायज? अमरेंद्र ने अपनी जेब से एक तस्वीर निकालकर यति के हाथों में थमा दी। तस्वीर देखते ही यति आंखों से आंसू बहाने लगी। उसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि अमरेंद्र जो कह रहा है वो सच था। ये झूठ है, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? झूठ बोल रहे हो ना तुम? क्या ये सबूत काफी नहीं? देखो ध्यान से, नंदिनी और मेरी शादी हुई थी। हम दोनों ने सबसे छिपकर शादी कर ली थी, लेकिन नारायण को यह गवारा न था। इसलिए नंदिनी को उठवाकर उसने जबरदस्ती अपने दोस्त के साथ फेरे लेने को मजबूर किया। यति से ये सच बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अचानक उसने अपने दोनों कान ढक लिए और बदहवास होकर रोने लगी। बुखार के कारण वैसे भी उसका शरीर काफी कमजोर हो गया था और ये सच्चाई उसे और तोड़ रही थी। और अमरेंद्र वो उसकी तड़प देख खुश हो रहा था। नारायण, देख तेरी बहुरिया कैसे तड़प रही है, और अब देख उसकी तड़प की इंतहा। अमरेंद्र प्यार से यति के सिर पर हाथ फेरने लगा। हो सकता है बिटिया कल तक मैं जिंदा न रहूं, ये लोग मुझे मार डालें, लेकिन मरने से पहले तेरी जिंदगी का एक गहरा राज तुझे बताना जरूरी है। तेरे भैरव का राज। कैसा राज? बताता हूं, लेकिन वादा करो अपने आप को संभाल लोगी। ये बाप अब तुझे और दुखी नहीं देख सकता, लेकिन यह राज जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। यति हैरानी से अमरेंद्र को देख रही थी और अमरेंद्र की आंखों में घड़ियाली आंसू थे। कोई जल्लाद भी ऐसा नहीं करता जैसा उन लोगों ने तेरे साथ किया बिटिया। तू तो इतनी भोली है कि उनकी साजिश भी नहीं समझ पाई। कैसी साजिश? क्या किया उन लोगों ने? बताओ मुझे। अमरेंद्र ने अपनी चाल चलते हुए यति को नारायण के खिलाफ भड़का दिया और अब वो उसे भैरव के खिलाफ भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो चुका था। यति का दिल घबराने लगा। वो कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं? बरसों पहले हिम्मत कर लेता तो मेरी नंदिनी जिंदा होती, तू मेरे पास होती। ठीक है, सब भूल जाऊंगा, कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बता तेरे पेट पर टांके क्यों हैं? दिमाग से सोच बिटिया, दिमाग से। नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं समझना। चुप हो जाओ, बस करो। उन राक्षसों ने जानबूझकर तेरे पेट को चीर कर तेरे बच्चे की हत्या की। याद कर, भैरव खुद ले गया था तुझे उस वैद्य के यहाँ। अपने बच्चे के खिलाफ हुई साजिश को सुन यति भौंचक्की रह गई। उसका रोना बंद हो गया था। वो आंखें फाड़े अमरेंद्र को देखने लगी। वो लगातार बोले जा रहा था। हत्यारा है भैरव, तेरे बच्चे का हत्यारा।
तेरे पेट को चीर कर बच्चे की बलि दे दी। सच को देख यति, सच को देख। ये सब सुन यति को जैसे सदमा सा लग गया। वो अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। अमरेंद्र उसे इस हालत में देख शातिर मुस्कान बिखेरने लगा। नाटक का पहला भाग सफल। अब इंतजार है बस भैरव के आने का। अमरेंद्र यति के पास जमीन पर ही बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। वो हवा में धुएं के छल्ले बनाते हुए बड़बड़ाने लगा। किरण देवी है तो पक्की डांकनी, जिसके पीछे पड़ जाए उसको खा जाए। वो सोच रही है मैं उसकी चाल का मोहरा हूं, लेकिन बावली नहीं जानती वो मेरा मोहरा है। अमरेंद्र बेहोश यति के सिर पर हाथ फेरने लगा। वो उसके आंसू साफ करते हुए हंस रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पागल है। तभी भैरव यति को आवाज लगाते हुए अंदर आया। बहुत दूर जाना पड़ा दवा के लिए गुड़िया। पहाड़ों पर जीना बहुत कठिन है। लेकिन जैसे ही भैरव की नजर जमीन पर पड़ी, बेहोश यति पर गई, वो एकदम से जम गया। अगले ही पल उसने यति के पास बैठे अमरेंद्र को देखा और उसका खून खौल उठा। भैरव ने गुस्से में अचानक दवा फेंकी और अमरेंद्र पर झपट पड़ा। तू कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या किया तूने गुड़िया के साथ? बोल, वरना जान से मार दूंगा। अमरेंद्र ने हाथ जोड़ लिए और डरते हुए कहने लगा, मेरी बात सुनो भैरव, यति बेहोश हो गई है। मैं तो मदद के लिए आया था बस। अमरेंद्र को डरता देख भैरव ने अपने हाथ नीचे करते हुए अमरेंद्र का गला छोड़ दिया और दौड़कर यति की तरफ आ गया। गुड़िया, आंखें खोलो गुड़िया, इसे अस्पताल ले चलो जल्दी। पता नहीं कौन सा खतरा मंडरा रहा बच्ची पर। तुम इसे उठाओ, मैं गाड़ी लाता हूँ। भैरव ने यति को गोद में उठाया और वो यति को खिलौनों की तरह उठा ढलान पर उतरता चला गया। तभी अमरेंद्र जीप लेकर उसके पास पहुंचा। जल्दी बैठो, जल्दी करो। भैरव बिना कोई सवाल किए जीप में बैठ गया। कुछ ही देर बाद दोनों यति को लेकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में खड़े थे। यति को तुरंत एडमिट कर लिया गया। भैरव डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बचा लो मेरी गुड़िया को, बचा लो। परेशान ना हो, उसे तेज बुखार है, इंजेक्शन दे दिया है, बस उसके होश में आने का इंतजार है। लेकिन मुझे एक बात पूछनी है। बोलिए डॉक्टर बाबू। आपकी पत्नी का सिजेरियन कब हुआ? सिजेरियन? हम कुछ समझे नहीं डॉक्टर बाबू। अरे भाई, ऑपरेशन, बच्चा होने का ऑपरेशन। आपकी पत्नी को बच्चा हुआ है ना? ये सुनते ही भैरव का मुंह उतर गया और आंखों में सैलाब उमड़ने लगा। इसका जिक्र हमारी गुड़िया से न करना बाबू। उस बेचारी को तो मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हो गया है। बच्चा पेट में मर गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वो गर्भवती थी। उसकी जान बचाने के लिए यह सब किया। डॉक्टर ने हैरानी से भैरव को देखा। इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, नर्स ने यति के होश में आने की खबर दे दी। डॉक्टर फौरन यति को देखने चला गया और उसके पीछे भैरव और अमरेंद्र भी आ गए। मेरी गुड़िया, मेरा बच्चा, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बेजान आंखों से भैरव को ऐसे देख रही थी जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। देखते ही देखते उसके माथे पर बल पड़ने लगे। उसने वार्ड में चारों तरफ गर्दन घुमाकर देखा और फिर अचानक उसके चेहरे पर बेचैनी झलकने लगी। कौन हो तुम और मैं यहाँ कैसे पहुंची? मुझे क्या हुआ है? डॉक्टर ने तुरंत नर्स को इंजेक्शन तैयार करने का इशारा किया और यति से कहने लगा, शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। नर्स! लेकिन मुझे हुआ क्या है? बाबा कहाँ है? और अंकुश भैया? कोई बुलाओ उन्हें। यति की बातें सुनकर भैरव के साथ साथ वहां खड़े डॉक्टर और नर्स भी हैरान थे और थोड़ी बहुत हैरानी अमरेंद्र के चेहरे पर भी झलक रही थी। आप इन्हें नहीं जानती? ये आपके पति हैं। मेरे पति? मेरी शादी कब हो गई? कौन है ये जंगली आदमी? मैं नहीं जानती इसे। भैरव ने जैसे ही ये सुना, उसकी तो जैसे दुनिया ही उलट गई। गुड़िया, ऐसा मजाक न करो, मैं तो मर जाऊंगा। मेरी तो जिंदगी हो तुम। ए गुड़िया, मेरी ओर देखो ना, मैं भैरव नारायण सिंह। ए गुड़िया, देखो एक बार। बकवास बंद करो। तुम जैसे गंवार को मैं कैसे जान सकती हूँ? नहीं जानती मैं तुम्हें, और मुझे यहाँ से अभी जाना है। यति का ये रवैया देख भैरव तो जैसे बेजान हो गया। वो यति को एकटक देखने लगा, लेकिन अमरेंद्र ये देख अब बहुत खुश हो रहा था। तभी किरण देवी वहां आ गई और यति को गले से लगा लिया। ये देख भैरव ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं।
हमार बच्ची, हमार पोती, हाय कहाँ चली गई थी तू? किरण देवी ने भैरव को घूर कर देखा। भैरव अब भी सदमे में खड़ा हुआ था। अचानक किरण देवी भैरव के पास गई और अगले ही पल उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। ये हरामखोर हमारी बच्ची को अगवा कर ले गया था, ये हरामखोर। हॉस्पिटल का माहौल डिस्टर्ब होने के कारण अब डॉक्टर बीच में बोल पड़ा। ये क्या तमाशा लगा रखा है? बाहर निकलिए आप सब यहाँ से, पेशेंट को आराम करने दीजिए। तभी नर्स ने यति को इंजेक्शन लगा दिया। वो गहरी नींद में सो गई। डॉक्टर के कहने पर सबको रूम से बाहर निकाल दिया गया। भैरव अस्पताल की गैलरी में जमीन पर ही बैठ गया। वो बिल्कुल चुपचाप था। इधर अमरेंद्र किरण देवी से कहने लगा, वो देखो कैसे नामर्दों की तरह बैठा है। देखो हमारे एक वार से चारों खाने चित्त हो गया। अब देखते हैं क्या करेगा वो नारायण। किरण देवी अकड़ से भरी मुस्कान लिए भैरव के पास आकर खड़ी हो गई। हमारी गर्दन काटा था ये जानवर, अब देखो हमने बिना इसकी गर्दन काटे इसकी जान छीन ली। अब धमका हमको, हरामखोर। भैरव ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस टकटकी लगाए यति के कमरे को देख रहा था। कुछ देर बाद नर्स ने बताया कि यति को होश आ गया, तो किरण देवी जल्दी से उससे मिलने चली गई। यति उसे देखकर सहम गई, लेकिन किरण देवी ने उसे गले से लगा लिया। चल बिटिया, अपने घर चले, बहुत दिन तुझसे दूर रह लिए, अब अपने कलेजे से लगा कर रखेंगे तुझे। यति ने कुछ नहीं कहा। उसे डिस्चार्ज कराकर किरण देवी अपने साथ ले जाने लगी, लेकिन अभी तक भैरव अपने होश में नहीं आया था। वो वैसे ही जमीन पर बेसुध बैठा रहा। उसकी हालत देख अमरेंद्र को उस पर तरस आ रहा था। वो शैतानी मुस्कुराहट के साथ मन ही मन कहने लगा, नारायण को खबर तो करनी पड़ेगी कि उसका पिल्ला यहाँ ऐसे पड़ा है, तमाशा तो देखना होगा। अमरेंद्र ने बाबा साहेब को फोन पर जब ये खबर दी तो वो गुस्से में बौखला गए। समर्थ, अब भाई जाओ और भैरव और बाहुरिया को लेकर आओ। समर्थ को जैसे ही सारी बातें पता चली, वो भैरव को लाने पहाड़ पर आ गया, लेकिन वहां पहुंचकर भैरव की हालत देख समर्थ घबरा गया। भैरव, भैरव, बाहुरिया कहाँ है रे? ए भैरव। लेकिन भैरव बिल्कुल चुप था। समर्थ को अस्पताल से सारी जानकारी मिल गई थी। ए पागल, ऐसे काहे बैठा है रे? हम वापस लाएंगे बाहुरिया को, तू चल मेरे साथ चल। भैरव को किसी तरह समर्थ वापस महल में ले आया था। बाबा साहेब ने जब भैरव की हालत देखी तो उनकी आंखें भर आईं। वो भैरव को गले लगाकर कहने लगे, तू शेर है रे, बाहुरिया को कोई तुझसे नहीं छीनेगा। देख हमरी ओर देख, हम कह रहे हैं कोई नहीं छीनेगा। लेकिन भैरव बुत बना खड़ा रहा। ये देख बाबा साहेब ने उसे होश में लाने के लिए उसके गाल पर जोर से चांटा मार दिया। हमरी बात सुन, बाहुरिया को वापस आना होगा, सुन हमरी बात। इस थप्पड़ के बाद भैरव अचानक जोर जोर से रोने लगा, लेकिन ये तकलीफ थप्पड़ की नहीं थी, बल्कि यति से बिछड़ जाने की थी। यति का उसे ना पहचानना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। तू ऐसे कब से रोने लगा रे? चुप हो जा, तेरे ही आंसू का हिसाब लेंगे हम। छोड़ेंगे ना ही किसी को, ना ही छोड़ेंगे।